डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 साल में ये हमारी दूसरी टर्म है और दूसरी टर्म के इस दूसरे साल में ये जो हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मैं वास्तव में विपक्ष का, खास करके कांग्रेस पार्टी का एहसानमंद हूँ। कम से कम मुझे अपनी जो सरकार का लेखा जोखा है वो सारा रखने का आज विशेष अवसर मिल रहा है। मैं विशेष अवसर इसलिए कह रहा हूँ कि हर सत्र में, हर सेशन के अंदर मुख्यमंत्री को लीडर ऑफ द हाउस होने के नाते आखिर में बोलने का मौका मिलता है, लेकिन परंपरा जो अभी तक मैंने देखी है कि अपनी अपनी बात, अपनी अपनी कहानी सुना देते हैं और जब लीडर ऑफ द हाउस को बात कहनी होती है उस समय उठ के चलते बनते हैं और आखिर तक गिनती के कुछ विधायक रह जाते हैं। लेकिन आज जो कि विशेष अवसर है, सारे रहेंगे, अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर के आए हैं। अब चूंकि इनकी एक मृग तृष्णा तो है ही, जैसे राजस्थान में या किसी रेतीले इलाके में जो मृग होता है वो कहीं बालू में देखता पानी मिल गया और वो पानी के लिए दौड़ता है। दौड़ करके जब 2-4-5 किलोमीटर चला जाता है, पहुंचता है, देखता तो वहां पानी तो नहीं, हुआ तो रेत है। तो मृग तृष्णा तो ये है कि सत्ता से इतने साल बाहर रह गए, जल्दी से वापस कैसे सत्ता में आए, लेकिन मिलेगा रेत ही। तृष्णा पूरी होने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं एक और बात कहूंगा, क्योंकि आज इस विश्वास और अविश्वास में जनता तो जानेगी। आखिर हमें विश्वास विपक्ष का तो नहीं मिलेगा कभी, हमें मालूम है, क्योंकि विपक्ष का काम ही आलोचना करना होता है, करनी चाहिए। जैसे कल मैंने कहा, हमको लाभ हो जाता है, लेकिन हमको विश्वास जनता का चाहिए। और जब जनता का विश्वास लेना होता है उसमें बहुत सा रोल ये सारे कार्यक्रम करते हैं। और आज जैसे अविश्वास प्रस्ताव आया है, मुझे ये सारी बात जनता को भी बतानी है, आपको भी बतानी है। आप ध्यान से उसको सुनेंगे भी सही, आखिर तक बैठेंगे भी सही। इसलिए आज मुझे ये समस्या नहीं है इस समय कि मैं जितना जल्दी खत्म करूं ताकि कहीं उठ के चले ना जाए। आज मैं चाहे 2 घंटे बोलूं, 3 घंटे बोलूं, आप बैठेंगे ही। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपसे, एक आग्रह करता हूं कि आप एक रिकॉर्ड बनाइए। आप एक रिकॉर्ड बनाइए लोकतांत्रिक इतिहास का कि हर 6 महीने में आप अविश्वास लेकर के आइए। मैं तो कह रहा हूं हर 6 महीने में लेके आइए, क्योंकि आज तो आप लोगों ने ये मान लिया है, वो हुड्डा जी ने भी अपनी बातचीत में शुरू में ही कह दिया था कि आपका बहुमत तो है ही, आप अपने बहुमत के कारण से अपनी बात रखेंगे, हमको मानना पड़ेगा। बीच बीच में विधायकों ने भी कहा है, हमारे कुंडू जी ने भी कहा है और भी हमारे मित्रों ने कहा है, शिषपाल जी ने भी ये बात कही कि आज सरकार और विपक्ष के बीच का मामला नहीं है, मामला तो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। आप प्रस्ताव की भूमिका में भी वो बात लेके आए हैं, उस पर सदन में बातें बहुत हो भी चुकी हैं। हो सकता है कि मैं जब एक एक करके बात कहूँगा तो बहुत सी बातों का रिपीटिशन भी होगा, लेकिन मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि रिजल्ट तो आपने बता दिया है, इसलिए होना तो वही है जो आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। अगर उस आलोचना में आपने आलोचना की, सत्ता पक्ष लोगों ने विरोध किया, सत्ता पक्ष लोगों ने आपकी आलोचना की, आपने विरोध किया, मेरा निवेदन मेरे इस भाषण में इतना ही है कि जो मुझे कहना हो तो कहना ही है। हो सकता है उसमें बहुत बात से आपको पसंद ना आए, क्योंकि स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष है। तो जितना कम टोका टाकी करेंगे उतना मैं अपनी जल्दी बात पूरी कर लूंगा। टोका टाकी ज्यादा करेंगे, बात वही होनी है, आपके करने का और मेरे कहने का अर्थ वही निकलना है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं अब जब तक बोलूंगा तो आप बीच में ना टोके तो अच्छा रहेगा। कहना मैंने वही है जो कहना है। इसलिए
मित्रों, मैं एक और बात इसमें, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं बशीर बद्र, उनका मैं एक शेर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे लगा कि हाँ वास्तव में ये अच्छा है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। आलोचना के बारे में कह रहा हूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। दुश्मन शब्द वैसा ना ले, एक विरोधी जैसे विपक्ष का होता उतना इसका अर्थ है। तो इसलिए मैं उसमें से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार का करते हैं, तो उसमें से हमको एक ताकत मिलती है। अविश्वास वास्तव में संस्कृति कांग्रेस की पुरानी है कि जब भी कभी कोई बात पसंद ना आए, अच्छी हो माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो ये अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। अभी अभी एक मेरे पास समाचार आया है, वो हालांकि यहाँ हमारे हरियाणा का नहीं है, देश के किसी दूसरे कोने का है। क्या चाको, पीसी चाको अभी अभी कांग्रेस छोड़ गए हैं, बड़े नेता है। इतना अविश्वास। और इससे पहले जो एक क्रम पिछले दिनों का बना हुआ है, उसमें फिर कहीं G23 निकलता है, कहीं कुछ निकलता है, कहीं कुछ निकलता है। एक संस्कृति है कांग्रेस की, और वो अविश्वास बहुत जल्दी प्रकट करते हैं। इसलिए उस अविश्वास के अंदर प्रदेश में चाहे हुड्डा साहब का और सुरजेवाला का हो, चाहे बहन शैलजा जी का सुरजेवाला का हो, चाहे वाइस वर्सा हो, ये सब के आपस में अविश्वास, ये सब लोग जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि ये अविश्वास की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को लाभ नहीं देने वाली कभी भी। विश्वास ही जो है वो लाभ देगा, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे एक दूसरे का प्रति हो। डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में आलोचना करना उचित है, लेकिन उसको इस लेवल तक लेकर के जाना, जैसे आज इस सारी बातचीत में से निकल के आ रहा है कि वो विषय उस आलोचना तक सीमित नहीं है। किसान के प्रति आप लोगों के मन में भी प्रेम है, हमारे मन में भी प्रेम है। किसान हितैषी केवल आप हैं, हम नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी किसान हितैषी हैं। हमने किसानों के साथ बहुत काम किए पिछले 6 साल के अंदर, और एक से एक बढ़कर के किए हैं। मेरे पास एक फरिश्ता है, हालांकि सब लोग बोल चुके हैं, मैं बहुत जल्दी उसको 2 मिनट में सारा एक सूची पढ़ के बताऊंगा मैंने कितने काम हम लोगों ने किए हुए हैं। लेकिन जो अच्छे काम किसान के अलावा भी होते हैं, उसमें भी आपको अविश्वास होने लगता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की बात की, तरह तरह की आलोचना आप लोगों ने की। सारे देश में, दुनिया में विषय चल रहा है कि हाँ हमने स्वच्छता को अभियान लिया, आपको अविश्वास होने लगा। हमने जब चुनाव की बात आती है, उस समय आपको ईवीएम पर अविश्वास होने लगता है। जहां आप चुनाव हारते हैं वो आपको होता ही है, जहां आप चुनाव जीत जाए वहां ईवीएम खराब नहीं है। कितनी बार ये विषय आ गए। जब हमारे वीर सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उस समय आपको अविश्वास होने लगता है। कोई अविश्वास के कारण ये स्पष्ट है कि आपको क्यों होता है। हमारे जाबाज एयर स्ट्राइक जब पाकिस्तान में घुस करके उन्होंने मारा, तो कांग्रेस के नेताओं ने तरह तरह के प्रश्न खड़े किए कि सबूत मांगो, स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, हुई तो कितने लोग मरे, मरे तो गिने के नहीं गिने। यानी हमारी सेना का मनोबल, इसको बिगाड़ने का काम ये आप लोगों ने किया। हमारे अब सैनिक तुरंत अभी चीनी सेना को खदेड़ने के लिए गलवान में उस समय गए, तो कांग्रेस के नेताओं का विश्वास होने लगा। ये तथ्य हैं, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं करा कि ये कोई मैं अलग से कह रहा हूं। प्रश्न ये है कि आप लोगों का अविश्वास की बात कर रहा हूं, वो हम कर लेंगे, लेकिन जब ये होता है उस समय तुरंत अविश्वास क्यों जागता है? एक आध बार ऐसा तो कहो, भले विरोधी हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, अच्छा काम हो, खुले मन से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये प्रदेश समाज के हित में होता है। देश और प्रदेश के हित की बातों में कभी उस प्रकार की आलोचना फॉर द सेक ऑफ आलोचना, ये नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार जब होती है, जो करे सो ठीक, लेकिन जब भाजपा की सरकार या किसी और पार्टी की सरकार बन जाए, कांग्रेस वहां विरोधी होते हैं, तो उस समय मांग करने लगते हैं क्या कि मंगल ग्रह के ऊपर प्लॉट मांगेंगे, हम मंगल ग्रह पर प्लॉट दे दो, और प्लॉट नहीं मिले तो हमें अविश्वास। ऐसी ऐसी कल्पनाएं ये करने लगते हैं। जो बात आपकी ठीक हो, उचित हो, मांगेंगे, हम करेंगे,
लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो संभव भी नहीं होती, असंभव होती हैं। उसको करके ये वातावरण को जिस प्रकार से लेकर के जाते हैं, यह है मेरे पास जो मेरे पर्ची आई के अभी अभी कोविड, उसके अंदर कोरोना, ये जो बना वैक्सीन, इस कोरोना वैक्सीन पर भी अविश्वास हो गया। यानी भारतवर्ष में एक ऐसा इजाद हुई, हमारे साइंटिस्ट ने, दुनिया मानती है, और हमने एक पूरे न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इसको भेजा है। सर्वप्रथम भारत में अपने R&D सेंटर्स के अंदर ये वैक्सीन हुई, जो एक इनोवेशन था अपने साइंटिस्ट का, हमको प्रशंसा करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। तो इसलिए ये बातें केवल इसलिए कह रहा हूं कि हमको अपनी संस्कृति इसको थोड़ा बदलना चाहिए। हमारे, मुझे मालूम नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कांग्रेस के नेता हैं, उनके अध्यक्ष है, आजकल अध्यक्ष हैं राहुल जी, क्या होने वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके अध्यक्ष हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, तो उनका नाम लेना उचित नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इतने बड़े नेता होकर के उन्होंने, क्योंकि अपने साथ जुड़ा हुआ एक विषय, इसलिए मैं बोल रहा हूं, केरल में जाके कहा कि मैं यहां आया हूं, यहां के लोग इश्यूज पर बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है? उत्तर भारत के लोग इश्यूज पर बात नहीं करते, अविश्वास, ये अविश्वास। जिस भी संदर्भ में ये कहा उन्होंने, वाक्य यही था कि यहां लोग जो हैं इश्यूज पर बात करते हैं। इस सदन का सदस्य नहीं है, उनका कोई चर्चा या नाम ना लें। ठीक है, मैं वापस लेता हूँ, मैं वापस लेता हूँ। नेता व्यक्ति, कुल मिलाकर के अविश्वास इतना हो गया कि इस प्रकार से कोई अर्थ नहीं था आज के इस अविश्वास का, लेकिन लेकर के आए। मैं तो बता रहा हूं इशू, वो तो आगे जब इश्यूज आएंगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन कम से कम अविश्वास के समय इतना तो सोचना चाहिए था कि हम इस अविश्वास में से कुछ निकाल पाएंगे क्या। ये तो कॉलिंग अटेंशन मोशन में विषय आ सकता था, उसमें भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कि हम सरकार को गिराएंगे, हम सरकार को गिराएंगे, सब पता चलेगा, लेकिन आप कम से कम इतना ध्यान कर लेते कि आपके पल्ले वो एक कहते पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। भाई कम से कम आप अपना देखो कि आपकी मेजोरिटी बढ़ने वाली हो, कोई हमारे यहां से कोई इतना बड़ा आपको कोई दंड मिलने वाला हो कि सरकार को हम गिरा देंगे, ले आते अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन आपको भी पता है, पहले से आप लोग कह रहे हैं, आज इस अविश्वास प्रस्ताव कुल मिलाकर के आप भले लेके आए हैं, जैसा मैंने पहले कहा, इसका लाभ आपको कम है, ये हमको ज्यादा है, हम इसके ऊपर बड़ा आगे चल करके करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने राज को भोगा है जब भी आपका शासन रहा है, लेकिन हम शुरू दिन से राज को सेवा का एक माध्यम मानते हैं, और उसमें सेवा के नाते समाज का जो वर्ग है, हर एक वर्ग की चिंता करते हैं। उसमें किसान हो, उसमें मजदूर हो, दुकानदार हो, कारखानेदार हो, कर्मचारी हो, यानी पेंशन भोगी हो, महिला हो, नौजवान हो, रोजगार बेरोजगार, सबकी हम चिंता करते हैं, बराबर करते हैं। प्राथमिकता में हर साल की प्राथमिकता हो सकती है, इस बार हमारी ये प्राथमिकता है, अगले साल हमारी ये प्राथमिकता है। समय के हिसाब से प्राथमिकताएं सरकारों की बदलती हैं, वो हम करते हैं, लेकिन हम हर एक की चिंता करते हैं। मैं तो पिछले 6 वर्ष की बात बताता हूं कि शुरू में पहले 2 साल में पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में जाकर के मैंने घोषणा की, कभी चिंता नहीं की कि ये विधायक भाजपा का है या कांग्रेस का है या इनेलो का है। उस समय जेजेपी नहीं थी, आज नहीं, इनेलो के विधायक भी उस समय थे, बड़ी मात्रा में थे, विपक्ष में वही लोग थे। मैंने कोई चिंता नहीं की, सबके पूरी घोषणाएं की। अब घोषणा पूरी कराने में जरूर विषय आता है कि आपने वहां की करा दी पहले। देखिए, ये विधायक के ऊपर दम होता है, घोषणाएं करना हमारा काम है। विधायक परस्यू करेगा तो घोषणाएं पूरी हो जाएंगी, नहीं परस्यू करेगा तो फिर
सिस्टम का तो आपको पता ही है, सब आप भी झेलते रहे, हम भी झेल रहे हैं। जो चीज़ नहीं किसी ने पूछी निकल गई कई साल तक। आज भी बहुत सी घोषणाओं से पूरी नहीं हुई। जिन विधायकों ने करा ली उन्होंने करा ली, जिनकी रह गई आगे जाकर के वो पूरी होंगी, ऐसा कि नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल, अगर फिजिबल नहीं होंगी तो उसमें बता भी दिया था कि भी उस समय, अब आज भी जैसे विषय आया कि ये घोषणाएं हुई क्यों पूरी नहीं हुई। घोषणाओं के समय एक प्रेशर वहाँ के विधायकों का, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबका रहता है। नहीं जी आप घोषणा कर दो, हम करा लेंगे, हम जमीन दे देंगे, आप करा लो। मंच पर भी कई बार विभाग की फिजिबिलिटी के बिना बड़ी बड़ी 2-4 घोषणाएं लोग करा लेते हैं। हम कहते हैं हमारी घोषणा से अगर होता हो तो घोषणा करेंगे, लेकिन फिर बाद में विभाग उसके ऊपर चर्चा करता है। इसलिए काम तो आखिर विभाग ने मिलकर करना है। आपके अविश्वास के जो कारण हैं वो कुछ हमारी सफलता है वो भी है। कभी कभी विपक्ष को लगता है कि ये हमारे रहते क्यों नहीं हुआ, आज ये करेंगे तो इसका श्रेय ये ले जाएंगे और इस श्रेय लेने में हम पीछे रह जाएंगे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने सफलतापूर्वक लाए, साथ में कहना शुरू किया, हमने भी तो किया था, आपने किया था, हमने उसमें और जोर लगा करके ज्यादा कर दिया, ज्यादा किया तो श्रेय लेंगे ही हम, हाँ श्रेय लेंगे ही। लेकिन आपको तकलीफ इस बात की हुई, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हर घर के अंदर शौचालय होगा, हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचेगा। आपकी आलोचना ये हो सकती है कि सिलेंडर का भाव महंगा हो गया, लेकिन सिलेंडर पहुंचाए घर घर। जो हमारे हरियाणा का सबसे पहला प्रदेश केरोसिन मुक्त, ये हमने नाम दर्ज कराया पूरे देश में। हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू मेक इट केरोसिन फ्री। कोई केरोसिन डिपो में कोई तेल जाता नहीं है अब इसी प्रकार से कोरोना काल की, जैसा मैंने बताया कि सारी मदद सब लोगों ने मिलकर के निर्णय किए। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ करके, और हमने बताया कि आर्थिक हालात जो है वो बिगड़ गए हैं। सबने मिलकर तय किया कि इस काम के लिए यदि आप थोड़ा कर्ज भी ले लेंगे तो हम सहमत हैं, हम कभी नहीं कहेंगे। और उस समय जहाँ तक मुझे याद है कि 5,000 करोड़ रुपए की बात हुई थी कि 5,000 करोड़ रुपये हम ले रहे हैं, यानी इसमें लोन और ज़्यादा। और आज भी अगर गैप है तो वही 5,000 करोड़ का है। एक बार ये गैप 17,000 करोड़ का हो गया था, लेकिन उसको बाद में कवर करते करते अब 5 से 8,000 होगा। वो तो बजट के आंकड़े जब आएंगे तो पता लगेंगे, हाँ तो पता लगेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसमें सहयोग भी मिला, लेकिन फिर भी तो इस प्रस्ताव के माध्यम से इतना ही मैं कहूंगा कि आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जनता के साथ हमारा विश्वास बना हुआ है। जनता और हमारे बीच सेवा के काम करने के नाते से बहुत किसी को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कहावत वही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा भाव मत पालो। जनता के साथ हमारा संबंध हम कर रहे हैं, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो। बहुत बार एक हमारे कांग्रेस के मित्र अफवाहों का बाजार भी जो है उसको गर्म कर देते हैं। झूठ के विषय को लेकर के, चाहे सोशल मीडिया, चाहे एक ब्रिगेड बना के ठोको ये ठोको ये ठोको। हम आज कोई भी एक आध काम अच्छा करते हैं ना, उस काम को जैसे मानो को सोशल मीडिया में डालते हैं तो हमारे ऐसे विरोधी मित्र उसके ऊपर प्रहार करते हैं। क्या, जो मैंने कल सारे जवाब दिए कि ये नौकरियां कोर्ट में अड़ गई, ये नौकरियां रिजल्ट नहीं निकला, ये नौकरी 5 साल पुरानी है, या और भी इसी प्रकार की कमियां हमारे में नहीं होंगी, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन वो जो झूठ विषय चला चला करके गोएबल्स के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी थोड़े दिन तो चल सकता है, लंबे दिन नहीं चलता। गोएबल्स का सिद्धांत है कि 100 बार झूठ बोलो, जनता शायद उसको सच मान लेगी। अब नहीं है, अब जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। अगर 100 बार भी झूठ आप बोलेंगे और उनको सत्य पता लग गया तो आपके झूठ को नकार देंगे। सत्य निश्चित रूप से वो जनता के सामने आएगा। झूठ को हमेशा डर लगता है, झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले। झूठ बोलने वाले को डर भी लगता है, बोलता तो है, सावधानी से बोलता है, लेकिन झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना लगे। सत्य को हमेशा ख्वाहिश होती है कि सभी उसको जान लें। तो हम अपने आप को जनवाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो रोक है वो कहीं भी काम नहीं आएगी, ऐसा मेरा कहना है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अब किसानों वाले विषय पर आने से पहले कुछ बातें फुटकर कल
हमारे नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से भी आई और भी जो उठाए गए विषय बहुत हैं। कुछ तो पहले से ही मैंने उसका उत्तर दे दिया था, वही विषय बार बार आए हैं। कुछ एक दो विषय की चर्चा मैं आज करूंगा, बाकी बजट भाषण में भी आज विषय आएंगे। एक तो ये जो डोमिसाइल का विषय है। पहली बात तो कि डोमिसाइल शब्द सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के दशक में कोई निर्णय है उसमें मना कर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स डोमिसाइल शब्द प्रयोग नहीं करेंगी, रेजिडेंट शब्द प्रयोग करेंगी, बोनाफाइड रेजिडेंट। और इसमें मैंने अलग अलग स्टेट्स के जो वहाँ के प्रावधान है वो मंगवाए हैं। उसमें यूपी में 3 वर्ष है, ये जो सीमा है लिमिट 3 वर्ष है। बिहार में 3 वर्ष है, पंजाब में 5 वर्ष है, मध्य प्रदेश में 5 वर्ष है, तमिलनाडु में 6 वर्ष है, कर्नाटक 6 वर्ष है, आंध्रा 7 वर्ष है, गुजरात में 10 वर्ष है, राजस्थान में 10 वर्ष है। ये 9 राज्यों का मैंने आंकड़ा बताया है। हरियाणा का हमने 5 वर्ष, पहले कभी 15 वर्ष का नोटिफिकेशन था, लेकिन उसमें कई तरह के इतराज थे। और उसमें वो जो डोमिसाइल के नाते से वो जो नौकरी के लिए जो बनवाना होता है सर्टिफिकेट, नौकरी के लिए जो रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उसका एक नियम है। एससी जो हरियाणा में जन्म लिया हुआ हो या जो सरकारी नौकरी में है या कभी रहा है, उसके जो संतान हैं उन्हीं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नौकरी के लिए बनता है, उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ होता है और किसी को नहीं होता है। ये जानकारी मुझे आज ही मिली है, आप लोग उसको निकाल के देख ले कि जानकारी ठीक है कि नहीं है। लेकिन जानकारी ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल कंडीशन है उसी का बनेगा जो हरियाणा में पैदा हुआ है या हरियाणा में नौकरी करते हुए, नौकरी कर रहा है, रिटायर हो गया। हो सकता है नौकरी में बिना एससी की रिजर्वेशन के वो जनरल कैटेगरी में कहीं बाहर से आकर के लग गया हो। जनरल कैटेगरी में कोई भी कहीं का भी लग सकता है, तो संवैधानिक कोई प्रतिबंध नहीं है। और बाद में उसके बच्चों को जरूरत पड़ी हो नौकरी करने वाले किसी व्यक्ति को, उसने डोमिसाइल या रेजिडेंट जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया हो, ऐसा एक जो जानकारी। ऐसे ही कल जो विषय आया था, जो पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे होता है, ये नीति आयोग ने जो एनएसओ जिसकी कल मैंने चर्चा की, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनकी जानकारी, उसमें पूरे देश भर की मार्च 1920 की जिसकी कल मैंने चर्चा की थी, वो देश भर में उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई है 9.1%। और जो सीएमआई है जिसकी कल चर्चा हो रही थी, उन्होंने दिखाया 7.9, डिफरेंस है 1.2 का। ठीक है, सर्वे में थोड़ा अंतर 1% 2% आ सकता है। पंजाब का उन्होंने जनवरी मार्च 2020 ये एनएसओ जो चर्चा की उसका है 9.3, लेकिन सीएमआई की वो जो डाटा आया है उसी पीरियड का वो 10.8, अर्थात 1.5 या ज्यादा है। वहां कम है, इसमें देश भर की सर्वे में पंजाब का 1.5 ज्यादा है। लेकिन हरियाणा में वही पीरियड जनवरी 2020 का जो एनएसओ है, जो कल आया था कि 7% उन्होंने बताया है, और सीएमआई ने उसी पीरियड का 23.7 बताया। द डिफरेंस इज 16.7। तो इसलिए गले नहीं उतर रही बात कि बाकी सब प्रदेशों का, देश का अंतर 1% 1.5%, हरियाणा के अंदर 16-17% का अंतर, 16% का, तो गले उतरती ही नहीं है। इसलिए मेरा सदन से निवेदन है कि कम से कम ये जो संस्था है सीएमआई, इसके किसी आंकड़े पर कभी भरोसा न करें। एक बात आई, हुड्डा साहब ने कही कि खाद और उर्वरक इसका जो टैक्स है वो 28% तक टैक्स बढ़ा। हुड्डा साहब आज भी रिकॉर्ड में है कि लोएस्ट स्लैब 5% का है। ये जो हमारे उर्वरक और खाद, इसके ऊपर आज भी हरियाणा का जीएसटी 5% है, 28% नहीं है। ये जानकारी जरा कहीं आपकी ऑथेंटिक हो तो मुझे आप बता देना, ये 5% है। अब मैं बहुत संक्षेप में, हालांकि सब बातें हमारे डिप्टी सीएम ने और बाकी मंत्रियों ने सबने बताई हैं, फिर भी हमने पिछले 6 साल में जितने काम किए हैं किसानों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना केंद्र की योजना है, 19 लाख हरियाणा के किसानों को 2212 करोड़ रुपया
ये मिला है अभी तक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान का प्रीमियम तो गया है 913 करोड़, लेकिन पिछले 6 साल में 13 लाख से ऊपर 2,980 करोड़ रुपया ये कंपनसेशन मिला हरियाणा के लोगों को। प्राकृतिक आपदा जिसका 10,000 से हमने 12,000 रुपये प्रति एकड़ किया था, इसमें जो रिपोर्ट स्वामीनाथन रिपोर्ट, उनकी रिकमेंडेशन भी 10,000 रुपये की ही है। हमने वो 12,000 की थी आने के बाद, उसमें भी 2811 करोड़ रुपया ये अभी मुआवजा हम लोगों ने दिया है। फसली ऋण का जो अर्को बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन है, उसकी योजना बना करके हमने एक मुश्त निपटान योजना 1,001 करोड़ रुपए की लगभग 3.5 लाख किसानों को ये ब्याज और जुर्माना इसकी माफी की है। भूमि अधिग्रहण की बात बहुत, इसमें चर्चाएं बहुत हो सकती हैं, आलोचनाएं भी एक दूसरे की हम पहले करते रहे हैं। इस विषय को मैं ज्यादा ना करके इतना मैं कहता हूं कि हमने किसान की मर्जी से जमीन लेने के लिए ई पोर्टल, ई भूमि, ये वेब पोर्टल बनाया है कि किसान अपनी मर्जी की कीमत भर दे, बाद में नेगोशिएशन करके जो उसको जचता है वो हम लेते हैं। हमने इसमें सैकड़ों हजारों करोड़ जमीन ली है। जहां आवश्यकता होती है वहां लेते हैं। जहां बहुत ज्यादा दाम होता है फिर उसको भी समझ में आता है कि मैंने ज्यादा दाम भरा है तो नेगोशिएशन में ठीक करता है। कम तो बेचने वाला जितना भरेगा उसको कम तो क्यों भरेगा। जहां हमें लगता है कि हाँ इसका अंतर वहां के कलेक्टर रेट से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 30, 40, 50% का अंतर, हम तुरंत खरीद लेते हैं। जहां 100-150% का अंतर होता है तो वहां ये देखते हैं कि ये पैसा कहीं एक्वायरमेंट के, एक्विजिशन के ज्यादा तो नहीं। मुख्यमंत्री जी 1 मिनट, सदन की जो कार्रवाई है वो 30 मिनट के लिए, और चलिए तो मैं जल्दी पढ़ता हूं। कुछ बिजनेस भी है इसके बाद। ठीक है। हमने एमएसपी पर 10 फसलों के जो खरीद की है वो सारे बता दिए गए हैं। गेहूं, धान, सरसों, चना, सूरजमुखी, मक्का, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली। केंद्र इसमें केवल 2 गेहूं और धान खरीदता है, बाकी 8 हम अपने खरीदते हैं। पास की कोई भी सरकार नहीं खरीदती। नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी पंजाब की असेंबली में हरियाणा का उदाहरण देकर के कहा है कि पंजाब को भी हरियाणा की तर्ज पर खरीदना चाहिए। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसान को कोई बेचने में कठिनाई ना आए, उसका एक पोर्टल बनाया है। बहुत बढ़िया तरीके से उसकी खरीद हुई है। एक बात इसमें कि किसान को पेमेंट सीधी जाए, इसके लिए बहुत आग्रह पहले से चल रहा था। हम 3 साल से 4 साल से सब बातचीत करके पिछले वर्ष 50% से ऊपर किसानों को सीधी पेमेंट की गई, बाकी आड़तियों के थ्रू गई। इस बार हमने तय किया है क्योंकि जिसकी फसल, जिसका माल है, दाम पैसा उसी को मिलना चाहिए। आड़ती और किसान का रिलेशन क्या है लेन देन का वो जाने, लेकिन हम किसी दबाव में ना आकर के पूरी किसानों की 100% फसल की पूरी पेमेंट सीधी किसान के खाते में भेजेंगे। अब इस बार कोई ऑप्शन नहीं, तो इसलिए ये भी किसान के हित में हम एक फैसला कर रहे हैं। बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना, सारा विषय पहले आया ही है कि 19 फसलें ऐसी हैं जिसके अंदर हम जो उसकी लागत होती है, लागत से अगर घाटा होता है वो सरकार देती है। एफपीओज की रचना की है, लगभग 486 एफपीओज बन गए हैं, 1000 का हमारा लक्ष्य है। बागवानी बीमा योजना के लिए जो 5% पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसका प्रीमियम था, उसको हमने 2.5% कर दिया है। इसी प्रकार फलों और सब्जियों के जो शीत भंडार, कोल्ड स्टोरेज है, उसमें हमने 35% का अनुदान ये देना शुरू किया है। मधुमक्खी पालन पर बक्से और उपकरण के लिए 85%, 75% ये उनको अनुदान राशि देते हैं। मशरूम खेती के लिए 40% अनुदान देते हैं। पशुओं को पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये हमने लागू की है। 1,07,000 किसानों का बैंक के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि भी उनको हम ये जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, वैसी पशु किसान क्रेडिट कार्ड, जिन किसानों के पास पशु। अरे आगे बढ़ाओ इनको, अरे सफेद बाल, ओ भाई समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। सम्मान, इसकी हमने योजना लागू की है। प्रगतिशील किसान ट्रेनर योजना, ताकि अपने जैसे वो किसानों को यानी और प्रोत्साहन दे और उनको ट्रेंड करें
ताकि प्रगतिशील किसान अगर आज एक है तो अपनी जगह पर 5 या 10 किसानों को ट्रेंड करे, ताकि ये संख्या हमारी डबल बढ़ती चली जाए। माइक्रो इरिगेशन की बात पहले आई है कि हमने 4 जिलों में एक विशेष अभियान चला करके इस बार माइक्रो इरिगेशन के लिए 85% का अनुदान ये देने की योजना बनाई है, ताकि हमारी जो पानी की कमी है वो पूरी हो और जहाँ पानी बिल्कुल पहुँचता नहीं है वहाँ माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से पहुँच जाए। एक विषय है एमएसपी। विषय लंबा है, कानून के नाते से तो कंट्रोवर्सीज हैं, कानून बने कि न बने, लेकिन मैं उसका एक पहलू सामने रखना चाहता हूं कि देखिए, अगर ये एमएसपी का कानून बनता है तो इसके दुष्परिणाम क्या क्या होंगे, 2-3 वाक्यों में बोलता हूं, इसका अध्ययन करें सब लोग। पहली बात तो ये है कि अगर एमएसपी का कानून बनता है और गारंटी सरकार को लेनी पड़ती है तो इसके लिए कुल देश के पैदावार की जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इन्वेस्टमेंट बनती है लगभग 17 लाख करोड़ रुपया। आज केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए की होती है प्रोक्योरमेंट। टोटल बजट सरकार का, केंद्र सरकार का, वो 27-28 लाख करोड़ रुपया है, 30 लाख करोड़ से नीचे नीचे है। इसलिए अगर वो चीज लागू करें तो हमको अपने घर में देखना पड़ेगा, केंद्र सरकार को देखना होगा कि क्या 17 लाख करोड़ रुपया स्पेयर कर सकती है सरकार। इसका मतलब यह है कि बाकी सारे काम बंद करके हमको केवल प्रोक्योरमेंट के लिए 17 लाख करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। आज जो लोग अपने आप कर लेते हैं। एक दूसरा, अभी जैसे व्हीट और राइस है, हम इसकी अगर बात करें तो 6% किसानों का प्रोक्योरमेंट होता है और सारी प्रोक्योरमेंट की जो राशि है 1,50,000 करोड़ रुपए की, उसका 55% ये हरियाणा और पंजाब से खरीदा जाता है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया बनता है। तो ये 1 लाख करोड़ रुपया हरियाणा और पंजाब में ही लगाया जाता है। अगर कहीं ये कानून में कुल पैदावार का 31.98 यानी 32% व्हीट उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में 18% होता है, मध्य प्रदेश में 16% होता है, हरियाणा में मात्र 11% होता है। अगर हरियाणा और पंजाब दोनों का मिलाएं तो ये 28.28% है व्हीट की पैदावार। वैसे मेरे को वो नहीं है, कोई आपको नहीं कर रहा है। 6% का आपने कुल प्रोक्योरमेंट होती है, वो ठीक नहीं है। अब वो प्रोक्योरमेंट 16% तक पहुंच गई है। चलिए, और आंकड़ा व्हीट की प्रोक्योरमेंट पंजाब से ज़्यादा यूपी में होती है, मध्य प्रदेश में होती है। और पैडी की प्रोक्योरमेंट पंजाब से ज़्यादा उड़ीसा में होती है। आज क्वांटिटी वहाँ जानी होती थी, क्वांटिटी में नहीं, अमाउंट में भी और क्वांटिटी में हो गया। तो नहीं, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। परसेंटेज 16% के वो मिलके उड़ीसा और ये मध्य प्रदेश ठीक है, मिलके 16% हो जाता है। ऐसे ही राइस है, राइस में सबसे ज्यादा राइस होती है 13% बंगाल में, देश में सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर पंजाब में है 12%, यूपी में भी लगभग 12%, थोड़ा सा कम है। फिर आंध्र, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़, और 11वें नंबर पर है 4% हरियाणा। यानी कुल 4% हरियाणा में राइस होता है पूरे देश भर का। और पंजाब और हरियाणा दोनों मिलाएं तो ये 16% के लगभग 11.85% बनता है। यानी व्हीट तो होता है दोनों का मिला के 28% और पंजाब हरियाणा का राइस होता है 16%, लेकिन आज भी हमारे यहाँ टोटल का 55% हमारे यहाँ से प्रोक्योर होता है। अगर कहीं ये हो गया तो हमको ये जरूर अध्ययन कर लेना चाहिए। होगा नहीं होगा ये तो अब जो फैसले होंगे, लेकिन अगर हो गया तो इसमें सबसे ज्यादा लूजर अगर कोई रहेगा तो हरियाणा सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद पंजाब रहेगा। मैं आपको अपनी एक अंदेशा बता रहा हूं, ऐसा भगवान करे ना हो, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए। अब इसी प्रकार एक विषय जो प्राइवेट मेंबर बिल हमारे हुड्डा जी लेके आए थे, मैं उसकी बात करता हूं। अब उसमें टेक्निकल चीजें हैं। हमारे बैठे हैं बत्रा जी? नहीं, लेकिन हुड्डा जी समझते हैं उसको सारे को। आप लेके आए कि इसमें हमें सेक्शन 42 को डिलीट करना चाहिए। सेक्शन 42 एपीएमसी उसमें डिलीट करना चाहिए। इसमें हमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, लेकिन खतरा है। खतरा क्या है कि अगर किसान कोर्ट्स के चक्कर में पड़ गया तो कोर्ट्स में ये दीवानी मुकदमे कितने लंबे चलते हैं और निश्चित रूप से इसके अंदर कोर्ट में किसान छोटा पड़ जाएगा और जो सामने वाला जो खरीदार है उसका
वो बड़ा पड़ जाएगा और कहीं उसके अंदर लुटाई पिटाई किसान की होनी शुरू हो गई तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और एक विषय, आपने ये सिर्फ कहा एमएसपी में यानी खरीद में, एपीएमसी एक्ट में, लेकिन एक इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि एपीएमसी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी जिक्र है, उसके अंदर भी 2006 में जो बनाया गया, 6 या 7 में, तो एक प्रावधान सेक्शन 8A सब क्लॉज 7 सब सेक्शन 7, उसके अंदर भी यही चीज दी हुई है कि वहां भी केवल गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम है उसी में समाधान होगा, कोर्ट में जाना वर्जित है। ये था वहां पे, और तजर्बे से ही आदमी समझ होता है। ये पहली दफा जब हमने डाला, अब तजर्बा क्या है कि किसान का धोखा ना उसके अपने इंटरेस्ट के लिए किया है। मेरा ये कहना कि किसान का धोखा ना हो, ये आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। अमेंडमेंट होती रहती है, हम नहीं होती है, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि वो जो आप कह रहे हैं कि उसका धोखा नहीं होना चाहिए, हम भी कहते हैं धोखा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अगर कोई प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी तो शायद किसान भी बच जाएगा। और अगर कहीं कोर्ट में हमने उसको डाल दिया, हमारे आपके हाथ से भी निकल जाएगा। और नहीं, मैं तो कह रहा हूं प्रशासनिक व्यवस्था में कोई सुझाव उसको ठीक करें। ब्यूरोक्रेसी में के हाथ में मत छोड़ो और कमीशन बना दो, और बना दो 2 मेंबर कमीशन बना दो, जो भी आप समझे। नहीं, कोई सुझाव सब लोग मिलकर के कोई सुझाव देंगे। देखिए, हम नहीं चाहते कि किसान का इसमें कोई अहित हो, किसान का हित के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट का रास्ता ये बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। मैं तो अगली बात कहता हूं, अगर कोर्ट के रास्ते पर जाने के लिए पूरा सदन सहमत हो, भले वो एक्ट आपका प्राइवेट मेंबर बिल टेक्निकल कारणों से, टेक्निकल कारण कुछ है उसमें बताए हैं, तो इसलिए उन पर अगर हमने उसको छोड़ भी दिया, स्पीकर साहब ने सुन तो लीजिए, अगली बात तो सुन लीजिए। मैं तो कहता हूं 7 यानी ये जो 8A का सबसेक्शन 7 उसको भी रिपील कर दीजिए, और 42 को रिपील करना उसको भी कर दीजिए, या दोनों की जगह नई व्यवस्था कोई करनी है। आज अपना दिमाग लड़ाएं, कल की छुट्टी है, परसों सवेरे भी अगर सब लोग मिलकर के कुछ चीज दे देते हैं तो हम ले आएंगे सरकारी प्रस्ताव लाके 15-16 तक हम इसको लागू करा देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या सारा सदन सहमत है इस बात से? आओगे तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर सारा सदन सहमत है सर्वसम्मति से, कल को इसमें से फिर कोई बाहर जाने की बात होगी, हम एक बना देते हैं, चाहे उसमें बत्रा साहब को डाल दो, आप स्वयं हो जाए, कोई और वकील है वो हो जाए, इधर से भी 3 लोग डाल देते हैं। आप ले आओ, हम इस बात नहीं ले आए, नहीं सुझाव सबको मिलकर बनाना पड़ेगा। हम और इस बात में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ स्टेट का मामला है और प्रदेश का मामला है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम आप और मिलकर स्टेट के मामले में एक हैं। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन इस रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, इस प्रस्ताव को बढ़ाने के लिए कोई एक बॉडी बनाकर जो इसमें लीगल पॉइंट जानते हैं उनको बैठा करके 4 या 5 लोग बैठ के एक प्रस्ताव बना दें। हम उसको LR AG से दिखा करके, अगर कहीं उसमें लीगल कोई अंतर नहीं है तो हम किसान के हित में, अगर लगता है कि हाँ वहीं कोई एक कोई प्रावधान करके हम सरकारी जो सिस्टम है, SDM है, डिवीजन कमिश्नर है, या कहीं कोई कमीशन है, उसके माध्यम से करना है तो वो कर लें। और सबको ये लगता है कि नहीं कोर्ट का रास्ता खोलना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें नुकसान जो होगा फिर उसके सब जिम्मेदार होंगे, कोई एक सत्ता पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। नहीं, वो लैंड रेवेन्यू का विषय है, सारा है, लेकिन ये तो तुरंत फसल के जो मामले हैं वो चाहते हैं कोर्ट में ले जाना, उसका कितना बड़ा नुकसान है बैठ के विचार करेंगे। हाँ, कि jurisdiction under the APMC Act that can be exercised by the farmer or the civil court। यहाँ तक लिखा है कि सेंट्रल एक्ट के अंदर भी जो प्रोविजन दिए हुए हैं, अभी तक सेंट्रल एक्ट स्टे हैं, उसका फेट क्या होगा ये समय बताएगा। पर APMC एक्ट में जो jurisdiction आपने डिफाइन की हुई है, ये प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है कि पहले मार्केट कमेटी के पास जाएगा, डायरेक्टर के पास जाएगा, देयर इज ए प्रोविजन। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन उसकी जिम्मेदारी किसान की है कि ही कैन गो टू द सिविल कोर्ट आल्सो। This is the both option, not only civil court. That's the executive court procedure can also be there if there is need then. मेरा ये कहना है कि हम इसमें ओपन हैं, हम इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है, किसान के भले में जो होता हो बना करके उसमें हमारे यहाँ से बैठ जाएंगे हमारे अभय सिंह जी, रामकर गौतम जी, बत्रा जी, ठीक है, बत्रा जी, आफ्ताब अहमद,
और एक अपने यहाँ से लॉ ग्रेजुएट और कौन है? घनश्याम जी हैं या सुधीर चलो, सिंगला जी? ये हमारे सुधीर नहीं सिंगला। गुड़गावा सुधीर सिंगला जी। ठीक है, 4 हो गए, एक आध और को देख लेंगे। हाँ, कोई एक मंत्री भी डालना होगा तो वो डाल देंगे। तो ऐसा सब मिलकर आपने नहीं, 2 आदमी आप दे दो, कोई 2 देने, कोई 2, हाँ आप 2 दे दो, कोई 2 आप दे दो। चलिए आप सोच करके आप शाम तक हाँ, हमारे ऐसा करें, शाम तक ये नाम 2 कृषि मंत्री जी, ठीक है, कृषि मंत्री जी आप लिख लें, भूषण बत्रा और अपने किरण जी, इधर रामकर गौतम जी, और 2 इधर से को लेके बैठे हैं दलाल साहब। हाँ, हाँ आ जाएगा। क्यों कहते हैं किरण जी मेरी मानती नहीं है, आपको तो सुझाव लेना है। अच्छा चलिए आप नाम लिखो, फिर कमेटी बाद में बनाएंगे। आप इनका नाम ले लो, बना लेंगे। अब मैं कृषि कानूनों के बाद जो उपजी शंकाएं हैं, देखिए वैसे तो ये शंकाएं जो है ना, ये बहुत ही ऐसी है, तो भी उनकी शंकाओं के बारे में हमको भी जो चीजें लगती हैं कि एक वो जैसे उकसाया जाता ना, किसी को उकसाने का काम ये किया जा रहा है। जैसे एक बार कागज पर किसी ने गजल लिखी, गजल आने शेर लिखा, कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई। कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई, चर्चा पूरे शहर में कि बकरी शेर खा गई। अब वो गजल का टुकड़ा था, वो उसने खाया, चर्चा ये हो गई कि बकरी शेर खा गई। तो इसलिए ये जो चर्चाएं, ऐसी चर्चाएं हैं। एक बार एक व्यक्ति, 2 दोस्त थे, तो 2 दोस्त थे। एक दोस्त नदी किनारे बैठा, सैर करने गया, घूमने फिरने, और बैठे बैठे अपने सपने बुन रहा था। तो उसने क्या सपना बुना कि मैं एक खेत लूंगा और खेत में अपनी फसल चारा ये बोऊंगा। सोच लिया, थोड़ी देर में दोस्त घूमता हुआ पहुंच गया वहां, कंधे पर हाथ मारा, भाई क्या बैठा, क्या सोच रहा? कि आज तो बहुत बढ़िया मैंने काम सोच लिया। क्या? कि मैं एक खेत खरीदूंगा। ठीक है, तूने तो सोच लिया, अब मैंने भी सोच लिया। क्या? कि मैं एक भैंस खरीदूंगा। ठीक है, तू बड़ा भैंस खरीद। नहीं, फिर भैंस को चरने के लिए मैं तेरे खेत में ले जाऊंगा। उन्होंने कहा तू मेरे खेत में ले जाएगा, मेरा चारा उजाड़ देगी, मेरा नुकसान होगा। नहीं, तू भैंस नहीं खरीदेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो भैंस खरीदूंगा। कि भैंस नहीं खरीदू तू खेत नहीं खरीदेगा। झगड़ा हो गया, और इस झगड़े को लेकर थाने में पहुंच गए, और थाने में दोनों कहा कि FIR लिखो। ये लिखाओ कि देखो, ये कहता मैं भैंस तेरे खेत में चराऊंगा, और फिर वो कहता, मुझे कहता तू भैंस मत खरीद। तो कहना अच्छा तुम्हारा खेत कहाँ है? खेत कहाँ है? कहीं भी हो। अरे तुम्हारी भैंस कहाँ है? ये कहीं भी हो। विषय तो झगड़े का है कि भी ये खेत खरीदेगा, ये भैंस खरीदेगा, वो खेत को भैंस चरेगी, ये झगड़ा लिखो। अब उनको समझाए कि ना तुम्हारे पास खेत, ना तुम्हारे पास भैंस, काहे को चक्कर पड़े हुए हो। तो ये 3 कानून इनके ऊपर स्टे लग गया, और फिर भी लगे हुए हम। अरे जब स्टे टूट जाए, जब वो लागू हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या नुकसान होता है, क्या नफा होता है। आज ही लगे हुए हम, लिखो थाने में। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अब अगर स्टे लग गया, जब स्टे लग गया, तो ये लड़ाई बनती है अब सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है। हाँ, ये लड़ाई आपकी हमारी नहीं अब रह गई। हाँ। गोगी जी, एक किसान नहीं सोच रहा
ये हम उनको उकसा रहे हैं सोचने के लिए कि अगर ये हो गया तेरी जमीन बिक जाएगी, तेरा घर में लुट जाएगा, तेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। ये हम उनको इंजेक्शन दे रहे हैं। जो अविश्वास प्रस्ताव पे लेके आया, मैंने उसी टाइम कह दिया था मैं 3 प्रस्ताव पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, इन्होंने कहा। लेकिन इन सब ने उनका चर्चा किया। नहीं, आप क्यों लेके आए? आपने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैंने कल भी ये कहा था कि आप इस विषय पर लेकर के आए हैं। इनकी मजबूरी समझता हूँ, हर इनकी मजबूरी समझता हूँ। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, हर सदस्य कोई ने मजबूरी नहीं है। इसका जिक्र किया, हर सदस्य ने। आप क्या भी खूब किया है, आप क्या भी जब भी लेकर के पर्चे लेके खड़े हो गए हैं, इनको शहीद करो, ये मारे गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। फिर एक बार आप कम से कम ये कह दो। साथ तो वो बनी हुई है और भी साथी है। एक गांव में जो है ना, वो कहने लगे बकरी शेर को खा गई। एक बोला बकरी ऊंट को खा गई, तो बोले हाँ, बकरी जो ऊंट को खा गई। इसी गांव में रहना है, हाँ जी कह रहे हैं। इनका तो एक काम है, कह दिया आपने कहा हाँ जी कहेंगे और समर्थन में तो दे दो ना जी। नहीं, मेरा कहना है कि इतना ही निवेदन है, आप एक बार कह दो, आप एक बार कह दो कि तीनों कानून अब कोर्ट के हवाले हैं। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करता, इस आंदोलन का कोई लाभ नहीं है। आप आंदोलन खत्म कर दो, एक बात कह दो। ये क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब आपकी मुख्य सहमति है। इसका मतलब इस आंदोलन को आपकी मूक सहमति है। अगर मूक सहमति है तो हर एक चीज की जिम्मेदारी आपकी है। इस आंदोलन में होने वाले सारे नुकसान की आपकी मूक सहमति है इसको, और मूक सहमति होने के नाते जो नुकसान हो रहा है वो जिम्मेदारी सारी आपकी है, सारी आपकी है। कान पढ़ो, कोई भी राजनीतिक दल इसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। ये तो वो कह रहे हैं ना, किसान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ, अरे वहाँ सारे राजनीतिक आदमी जा रहे हैं, उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं। आपकी पार्टी के सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ कौन नहीं जा रहा है? आप अकेले नहीं जा रहे, अलग बात है। आपने तो पूरा समर्थन दिया है, दिल्ली में अंदर जाने का भी समर्थन दिया है, सारे कुछ किए हैं, कुछ नहीं होता। हाँ? दो कदम आगे आप बढ़ो, एक कदम वो बढ़ेंगे। हम भी इसमें चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, उनकी बात मानी चाहिए। देखिए कानूनों के बारे में इसको अच्छा लगता है, रोज वहां मर रहे आदमी, किसको अच्छा लगता है? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे आप लोग, उनको उकसा रहे हैं। हम कोई मजाक नहीं उड़ा रहे। आपने इतना बड़ा हुआ खड़ा कर दिया कि जैसे ये एक इतना बड़ा विषय खड़ा हो गया जैसे सारी मानवता नष्ट होने वाली है। इस हुआ खड़ा करने से ना तो किसान का भला होगा और ना आपका भला होगा, किसी का भला नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं ना, नहीं, फैसला वो तो बात के लिए लेटेस्ट एक जानकारी दे रहा हूं। कादन साहब आप इस बिटवीन उनको ऐसा है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके माध्यम से सदन को और प्रदेश की जानकारी के लिए, आज किसान आंदोलन जो है वो कानून जो है मर चुके हैं, कानून से आगे लड़ाई जा चुकी है। उसके मान सम्मान और पगड़ी की लड़ाई जो है ना उसके सामने आ नहीं, वो तो उनकी ये कानूनों की लड़ाई है कि और किसी राजनीतिक पार्टी में इतनी हैसियत नहीं है जो किसानों को बहका दे। किसी भी राजनीतिक दल में इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि किसान जो है वो कुदरत की नीयत भी भांपने की हैसियत रखता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो यही मांग कर रहे हैं कि तीनों कानून उसको ये कहना बहकावे में, आप उनको मुख्यमंत्री भी आज स्टेज पे ये कह रहे हैं, मैं शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष नहीं। देखिए कादन साहब नहीं, कोई धर्म नहीं है। जब घर जल रहा हो, कोई चीज गलत हो तो उसको गलत कहना भी, कोई लोकतंत्र में गलत चीज को गलत कहना, चलिए ये भी हमारा वो है। मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर घर को आग लग रही हो, तेल डालने का काम विपक्ष का नहीं है। विपक्ष की मर्यादाएं समझ लें। हाँ,
आप लोग जा के जो वहां भड़काते हैं, आपके लोग भड़काते हैं और गांव-गांव में जाके बोलते हैं, वो मैं विषय बाद में लेता हूं। ऐसा नहीं है, कोई बख्शेगा नहीं आपको। हाँ, अरे मांगे नहीं मांगे, बस बहुत कानून ऐसे होते हैं जो देश के भले के लिए किए जाते हैं। सुनिए, मैं अब इस संदर्भ में 2-3 शंकाएं, हालांकि कानून स्टे है, मुझे मालूम है। पार्लियामेंट से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ऊपर है, पास नहीं है। चलिए बताता हूं, इस पर भी बताता हूं, इस पर बताता हूं। जी बैठ जाइए। अरे बता तो रहा, सुन तो लो। अब आप जी बैठ जाइए, ना मानो, आप सुन तो लो, पहले सुन तो लो। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा शोर मचाने से बात गले थोड़ी उतरती है, तर्क के साथ बात करनी पड़ती है। सुनो, देखिए, पहली बात तो ये है, कानूनों के बारे में एक एक लाइन में मैं बोलूंगा अगर ज्यादा व्यवधान नहीं हो तो। पहली बात तो ये कि कानून जो है तीनों वो वैकल्पिक हैं, कोई किसी कानून का बंधन नहीं है किसी को मानने का। एक बात, अगर किसी को लगता हो कि जरूरी है मानने, कोई मुझे उसका प्रावधान ला के दे दे, मैं बात करूंगा। दूसरा, हाँ तो सुनो ना, दूसरा हम लोगों ने बार बार कहा है, आगे के लिए कह रहा हूं, मंडियां बंद नहीं होंगी। वो देखिए, सुन तो लो। जो जब कादियान साहब अब फिर दोबारा चर्चा शुरू कर दी क्या? अरे बता रहा हूं आप बता रहा हूं ना यार, अभी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। देख लो क्या हो गया। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, बैठिए। जिनका लागू है, मैं क्या बताऊं, सुनो, मैं बता रहा हूं। सुन तो लो। अब बात अपनी जिद में बातें बोलोगे तो फायदा नहीं, सुनोगे तब ना। जैसे ये शुरू में 3 कानून की बात आई और उस समय ये विषय आया कि ये जो टैक्स है, ये टैक्स बाहर नहीं होगा तो यहां ही होगा। उसके अंदर विषय था कि देखिए, जो तो खरीदनी है गेहूं और धान, इसके लिए एफसीआई ने खरीदनी है, पेमेंट भी इसकी एफसीआई करती है। और एफसीआई ने कहा है कि हम जो कुछ है सरकारी व्यवस्था में खरीदेंगे, प्राइवेट व्यवस्था में नहीं खरीदेंगे। जब मैक्सिमम हमारा गेहूं और धान एफसीआई ने खरीदना है और उसमें से हमको 4% मिल रहा है, तो हमको आपत्ति क्या है? एक बात। फिर ये आया कि नहीं, जो नॉन एमएसपी हैं उसके लिए बाहर जाएंगे। उसी दिन हमने कहा कि नॉन एमएसपी आइटम का रेट 4% से 1% कर दिया, 4 से सीधा 1 किया था और लागू एक ही है वो। तीसरा, ये सारे जो फीस है ये किसी इनेक्टमेंट से नहीं है, ये जस्ट एक सर्कुलर निकलता है, नोटिफिकेशन निकलता है कि आज से ये रेट हो गया। जब ये कल को कोई मंडियों का विषय आएगा तो हमको 4% रखना जरूरी नहीं है, अभी 0 कर देंगे। कोई कानून थोड़ी बनाना है, इसके लिए कानून नहीं बनाना है, देखना है कि उसका इफेक्ट कितना पड़ता है। कभी भी किसी चीज का इफेक्ट, हम तो जागरूक नागरिक हैं और लगातार चलने वाली सरकार है, हर दिन नई बात सोचते हैं। उस दिन अगर 0 करना होगा 0 भी कर देंगे। एक बात, अंतर इतना ही है कि जितना हम मार्केट फीस और एचआरडीएफ कम करते जाएंगे, उतना रेवेन्यू हमारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास में और ये जो मार्केटिंग का सिस्टम है इसको बढ़ाने में लगता है, वो कम हो जाएगा। उसको करना होगा तो स्टेट के बजट में से देना होगा। अंतर इतना ही है। जब भी कभी किसान को तकलीफ आएगी, देखिए, एक तरफ तो एक टैक्स आपकी बात मान ली, लेकिन किसान के हित में अगर हमने उसको कोई चीज ओपन कर दी है, आज तो ओपन मार्केट, ग्लोबलाइजेशन का मामला, अगर जहां ज्यादा रेट मिलेगा, हमने कहा एमएसपी सरकार खरीदेगी, एमएसपी से ज्यादा अगर किसी मंडी में मिलता है
तो किसान को फ्री छोड़ेगी। एमएसपी और मंडियां, जब आखिर तो कुल मिलाकर के पॉलिसी मैटर है सारे, मुख्यमंत्री पॉलिसी जी मैटर है। जिस एक गारंटी देता हूं, एक गारंटी देता हूं, एक गारंटी देता हूं, सुनो सुनो, ज्यादा भाव हाँ, होगा तभी ले जाएगा बिल्कुल। किसान, ऐसे थोड़ी ले जब जाएगा। जैसे ही अरे कादियान साहब सुनो, आपने कहा, मैं जवाब दे रहा हूं। कादियान जी अरे मैं दे रहा हूं ना जवाब, बैठ जाइए, कादियान साहब बहस नहीं किया, आप एक प्रश्न किया चर्चा करो। कोई अंत नहीं है। आप प्रश्न करो, मैं जवाब देता हूं नहीं ना। हो सकती। जिस अब बार दिन बार दोबारा से चर्चा शुरू कर रहे हैं क्या? जिस दिन कानून लागू हो जाएंगे, सुनिए, अब सुन लीजिए पूरी बात खुल के। जिस दिन, एक मिनट गोगी जी, जिस दिन ये कानून लागू होंगे, उस दिन के बाद एक एक पल का ध्यान रखा जाएगा कि किसान को जहां लॉस होता है, किसान के हित में जो काम करना पड़ेगा वो हम करेंगे, जो काम करना पड़ेगा करेंगे, बिहार में करेंगे। कोई बिहार का हमको मतलब नहीं है। मैं कहता हूं ये बिहार में वही एपीएमसी। मुख्यमंत्री जी बहुत समय हो गया जी, समय। पहली बात तो यह है कि बिहार, ये कानून तो अब आए हैं, बिहार पर कहां इसका असर पड़ गया। और बिहार अपने, अरे भाई मंडी का तो जैसे हमारे यहाँ एपीएमसी एक्ट है, वैसे उनके यहाँ अपना एक्ट है। जो बनाना चाहे बनाए, जो नहीं बनाना चाहे नहीं बनाए, उनका काम है। आज भी बदल सकते हैं वो उसको। बैठ उनके स्टेट के इंटरेस्ट में क्या है हम क्या जाने। सुनिए, इररेलेवेंट बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। तर्क के साथ बात करोगे, सारी बात सुनेंगे। ये मुख्यमंत्री बीच में उठ करके ऐसा, एक मिनट बैठ जाइए, खादियान जी बैठ जाइए। हुड्डा साहब एक मिनट, जब आपने सुबह बोला, कोई एक व्यक्ति भी, एक भी सदस्य नहीं बोला बीच में, ये बार बार वो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और उसके बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है, उनका स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, कोई मैं नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जो आपने कहा ना, मंडी जो आपने परमिशन ली है, परमिशन ले रखी है, बैठा रहे, परमिशन ले। मैं मुख्यमंत्री जी ये कह रहा हूँ, क्या है इन कानूनों का, मोटी बात ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। दो किस्म की मंडी हो जाएंगी, एक एपीएमसी की मंडी, वो कंट्रोल, सदन का समय हुड्डा जी, और एक सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। वो भी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल लॉ, नॉट बाय स्टेट। दो मंडी बन जाएंगी। चलिए, मैंने तो जी, इतना ही समय कहा, बहुत हो गया था, थोड़ा सा इतना ही कहा है कि अभी तो सारी चीजें अपनी अपनी परसेप्शन के ऊपर आधारित हैं। मैं इसलिए कि सारी परसेप्शन पर आधारित हैं। मैंने एक खुली ओपन स्टेटमेंट दी है कि किसान का इंटरेस्ट कहीं भी अगर उसके ऊपर कोई लगता होगा, कोई उसका लॉस होता होगा, कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट का इन्फ्रिंज होता होगा, तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फार्मर्स इंटरेस्ट ये हमेशा। अरे कादियान साहब फिर बोल रहे हैं, कादियान साहब प्लीज, अरे हम कादियान साहब आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप हमारी तो स्टेट स्पीकर की हैं, हम कंपटीशन में करेंगे। आपको तो एक उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं। इसी बीच में जब ये टैक्स हमने कम किया, हमारा रेवेन्यू दो फसलों में, जो पैडी बासमती और अदर वैरायटी जो एमएसपी नहीं होती, उसका और कॉटन का, दोनों चीजों का 2019 और 2020 में ये लगभग हमको 229 करोड़ जो पहले आता था, सिर्फ 74 करोड़ रह गया, लगभग 150 करोड़ ये हमारा कम हुआ है, केवल उस एक प्रावधान के कारण से। हम आगे भी कुछ करना होगा तो करेंगे, आखिर आप और मिलकर के किसान के इंटरेस्ट में जो सोचना सोचेंगे, ऐसा क्या। लेकिन इतना मेरा कह रहा हूं मैं कि हम जो सरकारी खरीद करते हैं उस पर एमएसपी रहेगी। भाई कुल्लू जी बैठ जाइए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई भी सदस्य बीच में उठ करके बोलेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। केवल हम सरकारी खरीद की बात कर रहे हैं। जो सरकार नहीं खरीदती, वो बिल की बात जो चल रही है, गारंटी दो, एमएसपी दो, वो सेंटर कुछ करता है तो देखेंगे। अभी हम जितनी बात करेंगे सरकारी खरीद की करेंगे। अब थोड़ा विषय में आंदोलन पर आता हूं। ये मेरा अंतिम विषय है, क्योंकि आंदोलन को लेकर के सारी जो चीजें उपजी हैं, इसका हम जरूर ध्यान कर लें। फिर वही बात आ गई यार, कादियान साहब, सारा कुछ आपको ही एक्सप्लेनेशन देनी है क्या? आपको मेरे पास है, कम्युनिटी एक्ट भी है, सारा कुछ है, हाँ सारा कुछ है। भाई
जब लागू हो गए तब देखेंगे। प्राइवेट मेंबर वाली बिल की बात मैंने कर ली है। एक विषय आया है किसान कौन है, ये केंद्र के लोगों ने कहा कि किसान प्रदेश सरकार तय करेगी कि किसान कौन है। ये आपने कहा था किसान कौन है, इसकी परिभाषा नहीं। एक विषय कहीं आई है ये बात, हाँ आई है। तो उसमें इतना ही मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि आज तक के जितने एक्ट हैं, चाहे वो सेंट्रल एक्ट हैं चाहे वो स्टेट के एक्ट हैं, उसमें जिसके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन है वो किसान माना जाता है, और उसी के नाम से जितना भी कोई कंपनसेशन मिलता है या फसल की बिक्री में अगर उसको ट्रैक किया जाता है या प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, वो उसी को जाती है। हमने केंद्र में ऐतराज किया है। हमने कहा नहीं, जिसकी जमीन है उसके दो रूप हैं, या तो केवल मालिक है और या फिर खुद काश्त है। अगर वो खुद काश्त है तब तो वो किसान है, अदरवाइज वो लैंड ओनर है। लैंड ओनर अपनी जमीन किसको यानी बिजाई के लिए देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर भी दे सकता है, वो बटाई पर भी दे सकता है। तो किसान वो है जो उसको बुआई करता है, और सारे लाभ आज जितने हैं वो कागजों में उसको मिलते हैं जो मालिक है। और फिर वो मालिकों के साथ कुछ तो ठीक है जिनके समझौते हो जाते हैं, नहीं तो बाकी बीच में उनके विवाद पड़े रहते हैं। हम एक व्यवस्था कर रहे हैं नए कानून के अंतर्गत कि मालिक जो है वो जरूरी नहीं कि किसान ही होगा, वो खुद काश्त अगर है तो वो किसान है। अगर वो बटाई पर या किसानी के लिए किसी और को देता है जो जुताई करता है, फिर वो किसान है। इसमें कानूनी अड़चनें थोड़ी सी हैं, क्योंकि अभी ये माना जाता है कि जो गिरदावरी में खाना काश्त में जिसका नाम लिखा जाएगा वही कल को मालिक बनकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे कुछ केसेस हुए भी हैं, लेकिन वो कानून के अभाव के कारण से हैं। हम सोच रहे हैं वो सारे लीगल पॉइंट्स जितने भी हैं कि नहीं, जो मलकियत का खाना जो है वो जिसका हो, मालिक वही हो। तो दो अलग अलग गिरदावरी में खाने होते हैं, खाना मालिक और खाना काश्त। काश्तकार केवल वर्तमान फसल की जितनी भी योजनाएं या लाभ वो उसको मिलेंगे। जमीन की मलकियत जो खाना काश्त में उसी की होगी। बात चल रही है, केवल सदन को मैंने एडवांस में पहले बताया है, और मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। जब ये भय खत्म हो जाएगा कि खाना काश्त गिरदावरी जिसका नाम हो मालिक बन के खड़ा हो जाएगा, जब कानून बनेगा तो कोर्ट उसको मान्यता देंगे। अल्टीमेटली वो जो कानून बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट तक, प्रेसिडेंट तक वो जाएगा, और अगर लीगल दृष्टि से वो ठीक हो गया तो हमारी बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये अभी केंद्र से हमने बातचीत की है, उन्होंने कहा कि आप इसका प्रावधान एक बार लाओ, अध्ययन कराएंगे। और मैं समझता हूं इसमें किसी को समस्या नहीं होगी कि जो बुआई करता है किसान वो है, वो तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। नहीं, उसमें जो खेती करता है, खेती तो कॉन्ट्रैक्ट में यही करेगा ना, वो तो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन खेती करने वाला कौन है? बेनिफिट नहीं इसको मिलेगा, जो खेती करता है ये बेनिफिट उसको मिलेगा। जो उसका मैंने बताया कानूनी प्रावधान दिखा लेंगे जो उसमें ठीक होगा। वो जब अभी तो स्टे चल रहा है जी, अभी इसमें करोगे क्या करोगे वो तो एक लंबी कहानी है। एक दूसरा विषय एक ये जो आंदोलन है, देखिए इसमें ठीक है अपनी एक मांग को लेकर के कुछ लोग कर रहे हैं आंदोलन। वो मानते हैं कि भी संविधान ने हमको एक अधिकार दिया एजुटेशन का, लेकिन हम कानून के जानकर अब जानते हैं कि हमारा एक कानून में मिला हुआ में एक राइट है, एक फ्रीडम है अपनी बात को एक्सप्रेस करने की। लेकिन मैं ये बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि फ्रीडम इज नेवर एब्सोल्यूट फ्रीडम। फ्रीडम की मर्यादाएं होती हैं। अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट है तो हम किसी के दूसरे के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। हमेशा फंडामेंटल राइट की एक सीमा हो जाती है जहां दूसरे का फंडामेंटल राइट शुरू होता है। अरे सुन तो लो कादियान साहब, क्या कमाल कर रहे हो आप? अरे हुई यहाँ है, क्वेश्चन आवर कर रहे हैं। हुई और किसने रोका है? और किसने रोका है? आपने रोका होगा क्या? ये सारे बॉर्डर के ऊपर आपने रोका बैठे क्या? हैं, और कौन बैठे हैं? अभी आप कह रहे हैं वो किसान है, इसका मतलब ये कि आप कह रहे हैं इन किसान बातों नहीं को है, मानने के लिए तैयार नहीं जो है। रास्ता रोका हुआ वो
अभी तो आप कह रहे हैं कि किसान ये नहीं है हर वो। बार में जबरदस्ती समर्थन करना इसमें नहीं, आप कह सभा रहे में हैं अच्छा किसान नहीं है लगता। वो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनिए 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 कभी भी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को जो ठीक लगता है उस समय करना होता है। ये लोग इकट्ठे ना हों, अपनी अपनी जगह पर जहां जिसको करना है प्रदर्शन अपने वहां लोकल एरिया में करें, कितना ही करें, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन कोई भी इंटरस्टेट होकर, लॉ एंड ऑर्डर की जो काम होता है ये स्टेट का होता है। इंटरस्टेट कोई भी मूवमेंट होती है और उसमें जाके लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब हो, उसको रोकने का काम सरकार का है। हमने रोका, बॉर्डर पर रोका कि मत जाओ आगे, हरियाणा की बॉर्डर में आपको जाकर नहीं करना चाहिए। खैर, उस समय हमने जितने प्रावधान करने थे किए। एक ही बात है थी कि किसान हैं, चाहे देश के किसी की प्रदेश के हों, लेकिन हमारे अपने भाई हैं। किसानों के खिलाफ हम फोर्स यूज नहीं करेंगे, और फोर्स यूज करने का मतलब होता है तो लाठी गोली चलना, ये नहीं है। हमने यानी वाटर कैनन भी उसका प्रयोग किया, टीयर गैस सेल्स का भी किया, खड्डे भी खोदे, बैरियर भी रखे, लेकिन इतना जबरदस्ती होकर के कितने बड़े बड़े बैरियर जो सामान्य व्यक्ति किसी को वो हटा नहीं सकता, लेकिन एक जिसको कहना चाहिए हैंडलिंग करके और बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट ला करके कैसे उन्होंने हटाया है हमको मालूम है ना। लेकिन फिर भी सरकार ने संयम बरता है। हमारा संयम ये हमारी ताकत है। हमारे संयम को हमारी कमजोरी कोई ना समझे। हमारा संयम हमारी ताकत है। कितना ही कोशिश की गई है सब रास्ते रोकने की। मुझे दुख इस बात का है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप लोगों ने कोई सहयोग नहीं किया, कभी इस बात का विरोध नहीं किया। एक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर, उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरे नहीं, जनता विरोध करे, फिर भी हम आपस में तय करके नहीं संयम बरतो, कोई बात नहीं, इनकी बात सुनो, हमारे अपने ही हैं। मेरा अपना ही परिवार है 3.25 करोड़ का, उसमें ये विरोध वाले को इतनी बड़ी संख्या में नहीं है कि हमको डर जाएंगे। होंगे 1-2 लाख लोग समर्थक ये मिला करके। अगर 2 करोड़ 80 लाख का परिवार है तो 2 करोड़ 78 लाख का भी ध्यान रखना है, उनका भी ध्यान करना है। अपनी दबंगई से, अपनी किसी प्रकार की ताकत से ये वहां कोई नुकसान करना शुरू करें, नुकसान तो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, इसी परिवार का है। नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। आज कादियान साहब, फिर वही बात है, हमने बहुत सहन कर लिया है, पूरा संयम बरता है। चलो आप तो 100 करो या 120 करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं कह रहा हूं 120 करोड़ करो, लेकिन हमारे पास सारे संदेश। और ये गलतफहमी आपको मारेगी, ये गलतफहमी मारेगी आपको। आपका राजनीतिक भविष्य खत्म होने वाला है, ध्यान रखो। आपका राजनीतिक भविष्य खत्म होने वाला है कांग्रेस पार्टी का। जैसे पहले गर्त में डूब गई है और डूबेगी, और डूबेगी। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस का भविष्य 2-3-4 प्रदेशों में सरकार है, ये भी जाएगी। और यहां तो कम से कम 10 साल में आती नहीं है, यहां तो आती नहीं है 10 साल। बता दिया मैंने। हाँ, मैं पत्रा देख लिया मैंने, आपका पत्रा देख लिया मैंने। आर्थिक नुकसान बिल्कुल गलत, ये कोई रिकॉर्ड नहीं करना जो कादियान साहब बोल रही हैं। आर्थिक नुकसान अभी तक मेरे पास आज से 1 कादियान साहब, आपको मुझे लगता है कि आप यहाँ पर अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे हैं तो आपको तो नियम कानून कुछ पता होंगे। बड़ा अफसोस है, हमखा की बात नहीं बोल रही, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। मेरे पास 9 फरवरी तक रिपोर्ट है। खड़े हो गए यार। 27 नवंबर से 9 फरवरी, 27 नवंबर से 9 फरवरी। कादियान साहब, अच्छा सुन लो कादियान साहब, सुनने का दम रखो। कादियान साहब सुनने का दम रखो। कादियान साहब, सुनने का दम कह रहा हूं मैं आपको, दम रखो। लास्ट टाइम कह रहा हूं, मैं बाहर निकालूंगा आपको। इस आंदोलन के कारण से कमाल हो गई है। नहीं, राइट कोई राइट नहीं है, बाकी किसी का कोई राइट नहीं है। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। खुल रही है अब सारी। मैं कह रहा हूं बैठ जाइए,
देखिए क्या क्या काम आंदोलन में नहीं कराए गए, नहीं हुए, अब किसने उकसाया, किसने देखा, कौन चुप रहा, किसने विरोध किया, ये सारी बातें जनता देख रही है। किसानों को बहकाने का काम कहां किस लेवल तक हुआ है, टोल को फ्री कराना, टोल फ्री कराना, ये भी उन्हीं आंदोलन के जो लोग हैं उसमें लगे हुए उकसाने में। और ज्यादा नहीं तो इसमें 3 महीने में 212 करोड़ रुपए का जो लॉस हुआ है, 212 करोड़ का। फिर वही बात भरना है, पड़ेगा जनता को, कादियान साहब, तो जनता को भरना पड़ेगा। कादियान साहब, क्यों आज वो क्यों नहीं देने देते? दुनिया ने भरना है, वो क्यों बैठे हैं वहां? एक मिनट मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी प्लीज, मैं एक मिनट। कादियान साहब आप बाहर जाइए, चलिए बात। क्या क्यों आप बात ही नहीं मानते? आप बात ही नहीं मानते? आप क्या ये तरीका है कोई? ये कोई तरीका है? वे बोल रहे हैं, तरीका है कोई? तरीका है कोई आपका बात करने का तरीका है ये? आपको मर्यादा का नहीं पता, सदन की मर्यादा का नहीं पता, सदन का मर्यादा का नहीं पता। हाँ, जनता प्रतिनिधि है तो सदन की मर्यादा को देखिए क्या होता है। सदन की मर्यादा को बार बार आप तोड़ रहे हैं। आप सदन की मर्यादा को बार बार तोड़ रहे हैं। हाँ, मैं रूल्स के तहत कहता हूं, मेरे पास रूल्स हैं, मैं कह सकता हूं। हाँ, बैठे पे सीट पर बैठ के बोलना नहीं होता, सीट पर बैठ के बोलना नहीं होता। नियम बताओगे मेरे को? कमाल कर रहे हो। कुल मिलाकर मेरे पास 26 नवंबर से 9 फरवरी तक, ये 2 महीने 13 दिन, लगभग 2.5 महीने का जो आंकलन आया है, एक इनफॉर्मल सा आंकलन है, कोई किसी से हमने कोई इंक्वायरी करा के उसका कोई डाटा नहीं लिया, लेकिन जो वहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने अपने जो आंकड़े दिए हैं, इस 2.5 महीने में 8,000 करोड़ रुपए का लॉस उन्होंने बताया है, जिसमें रेवेन्यू लॉस भी है, जिसमें उनका भी माल का लॉस है। आखिर ये किसी का लाभ नहीं है, लॉस ही लॉस हुआ है। और अगर मैं 1 महीना और जोड़ लूँ तो ये 11-11,500 करोड़ रुपया बनता है। तो ये 11-11,500 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है 3 महीने में। टोल फ्री कराने की बात मैंने कह दी। इसी प्रकार से एक ये जो बात निकल रही है कि सत्ता पक्ष के लोगों का विरोध करो, मत जाने दो, कहीं भी मूवमेंट रोक दो, क्या ये लोकतंत्र है? और किसी ने भी आप लोगों में से कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए? 1-2 गांव में लोगों ने विरोध किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस विरोध के अंदर मान लो हम कोई एक्टिविटी अपनी कर भी लेंगे तो अपना भी समय खराब, उनका भी समय खराब। एक विरोध में से एक कल को स्थितियां बिगड़े तो किसकी बिगड़ेंगी? अपने प्रदेश की बिगड़ेंगी, अपना भाईचारा टूटेगा। तो एक बार बोल देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये जो विरोध होता है, हालात ऐसे हो गए, हम इन हालात में बोले नहीं ना। अब इसका समर्थक नहीं, मैं अब कभी समर्थन नहीं करते थे। तो ठीक है, आप खुल के बोलो सब कि ये लोकतंत्र में सबको सब जगह जाने का अधिकार है। हम संयम बरते हुए हैं। आप लोग हटधर्मी पे नहीं, हम संयम बरते हुए हैं। बातचीत करो, बातचीत उसका समाधान निकालो। प्रजातंत्र में तो वाद विवाद, संवाद और समाधान निकलता है। बातचीत के लिए एक नई जानकारी आपको देता हूं मैं। अभी कल का मेरे पास समाचार है कि वहाँ के जो किसान मोर्चा जो बना हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा, उनके प्रवक्ता सुरजीत सिंह फुल ने मीडिया को ये कहा कि एक 9 सदस्यीय कमेटी हमने बनाई है। वहाँ उनके जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी उनका प्रवक्ता होंगे, फुल हैं कोई फूल, तो उन्होंने 9 सदस्यीय कमेटी कल घोषित की है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं आशा में से कह सकता हूँ कि अगर कोई कमेटी 9 सदस्यीय बनी है तो जरूर कोई ना कोई बातचीत करके इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए बनी ही होगी। वार्तालाप होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, हाँ समाधान होना चाहिए। ये लंबा चलने का ये लाभ किसी को भी नहीं है। तो इसलिए इस बात को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर भी इसका नुकसान हो रहा है, ये भी बताना इसलिए जरूरी है कि आप लोग भी इसको बताएं कि इसका नुकसान बहुत हो रहा है। आपसी भाईचारा तो है ही है, लेकिन उस भाईचारे के साथ साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो जबरदस्ती अड़के चलना। आखिर सुनिए, अरे सुन लो, अब मेरी बात सुन लो, कादर साहब सुनो, अरे सुन तो लो। अब आज तो समाधान निकालना है कि नहीं?
कानून वापस नहीं होंगे। अरे सुनो कादन साहब, सुनो कादन साहब। हुड्डा जी, अरे कादन साहब, फिर हुड्डा वही जी। बात है, भाई कानून साहब, वापस आप नहीं इनको समझाओ ना होंगे। कुछ। इधर से बोल लो, उधर से बोल लो। हाँ, कानून वापस नहीं होंगे, चाहे कहीं के भी बोलो आप। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं करो। कोई रास्ता निकलेगा, किन किन बातों पर निकलेगा। आखिर पहले भी 11 दिन की 11 दौर की बातचीत उनकी हुई है, फिर बातचीत शुरू होगी। बहुत से सुझाव इधर से उधर आए हैं, उन सुझाव के अंदर जो कोई सहमति बनेगी बनेगी, लेकिन हम यहां बिल्कुल उसको करेंगे। और फिर किसान का नुकसान, किसान का भी नुकसान इसमें हुआ है। किसान का नुकसान बता रहा हूं, नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा मैं ये नहीं कहूंगा कि कानून वापस करो। मैं कहता हूं सब स्थितियां संभलेंगी। ये विषय जो मैं ही सहमत नहीं हूं। हाँ, हुड्डा साहब भी कह रहे कानून ठीक है। हाँ, तो हुड्डा सब कह रहे कानून ठीक है, तो उसमें अदल बदल, उससे संशोधन करने की बात है, करेंगे। हाँ, समाधान निकलेगा, कन्विंस करेंगे, वो सारी बातें हैं। लेकिन एक रट 11 की 11 मीटिंग में 2-2 घंटे 3-3 घंटे बातचीत चलना। आखिर 2-3 घंटे बातचीत चलती है, कुछ ना कुछ तो बात होती होगी ना, कोई मुंह पर पट्टी लगा के तो नहीं बैठे। और उसके बाद आखिर में जो एक बात बताई जाती है कि कानून रद्द करो। अगर ये रद्द होते तो ये 2 महीने पहले हो गए होते। अब ये मान के चलो कि कानूनों में संशोधन करने की बात आएगी, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट कर दे, चाहे आपसी बातचीत में से हो जाए। हमारे आपके करने से तो वो भी नहीं होंगे, और जो करेंगे करेंगे। लेकिन इसमें मेरा आंदोलनकर्ताओं को आप लोगों के माध्यम से ये कहना है कि किसानों का नुकसान भी ना कराएं। जैसे दो आह्वान वहां किए गए। 2 आह्वान क्या किए गए? एक किया गया, अब उन्होंने लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना, कि अपनी खड़ी फसलों को नष्ट कर दो। तो गलत है, मैं उनकी बता रहा हूं कि वहां मेरी ये बात वहां तक भी पहुंचेगी। यहां मैं बोल रहा हूं तो उन तक ये पहुंचेगी। दूसरा, ठीक है, आप कहते गलत है, मैं मान लिया, ठीक हो गया, लेकिन आपको नहीं सुना रहा मैं। खड़ी फसल जलाना गलत है और आत्महत्या करना गलत है, ठीक नहीं है। हाँ, और इस बात के हम हितैषी नहीं है। और किसानों से मैं अपील करना चाहता हूँ अब अध्यक्ष जी के माध्यम से कि अपनी खड़ी फसल में चलाओ, ये तो बच्चे के बराबर होती है। हाँ, बहुत मेहनत से बनती है, और इसी प्रकार से नुकसान होता है इसमें। इसी प्रकार से एक अधिकार, रुको रुको, बैठ जाओ। कोई नहीं, बैठ जाओ। कुलदीप जी, चलिए। मेरा ये कहना कि एक नुकसान, अरे सुनो कुलदीप रुको, अरे कुलदीप जी क्या कर रहे हो? अरे कुलदीप रुक जाओ। अरे हो गया ना, रुक जाओ। एक नुकसान और किसान का, एक नुकसान जनता का, किसान का, और जो इन आंदोलनकर्ताओं ने कराया, ये बात ठीक है कि हर किसी को अपना जिनस, इसको बेचने का, भाषा को मर्यादित रखो, भाषा को बेचने का अधिकार होता है। भाषा ठीक रखो। अध्यक्ष जी, मैं आपके कुलदीप एक मिनट। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री मेरे दोस्त हैं,
लेकिन इनके ना नाक है ना कान है, सीआईडी है ही नहीं इनके पास, काहे के गृह मंत्री है? आपको आग लगाने में मजा आ रहा है? आपको आग लगाने में मजा आ रहा है? ये जो आग है ना, ये जो आग है, ये लंका को फूकेगी। जितना बदल आप लोगों की लंका, क्या आप लोगों की लंका है? मैं कह रहा हूं आप लोगों की इस लंका को फूकेगी आग। बैठ जाओ, चलिए। मैं एक विषय की और ध्यान, हुड्डा साहब, जी प्लीज। हुड्डा साहब, एक विषय और मैं ध्यान करा रहा हूं थोड़ा, यानी इस सदन के माध्यम से मैं किसान नेताओं को जो इस प्रकार के आंदोलन के अगुवा बने हुए हैं उनको बात पहुंचा रहा हूं। हो सकता है आप भी उसमें सहमत हो ना हो, वो आपकी मर्जी होगी। हर किसी को अपनी फसल बेचने का या अपने कोई भी जिन्स है बेचने का उसको अधिकार होता है। खरीदने वाला मार्केट के हिसाब से एक जैसे सिस्टम है उस हिसाब से वो खरीदता भी है। एमएसपी का कानून बनेगा नहीं बनेगा, गारंटी होने की अलग बात है। लेकिन सुनो ना, लेकिन जो दूध है, अब इन्होंने एक आह्वान किया कि हम 100 रुपए किलो से नीचे दूध नहीं बेचेंगे। दूध अब नहीं बेचेंगे, मैं कहता हूँ 150 रुपए किलो बिके, 200 रुपए किलो बिके, मुझे खुशी है इस बात की, मुझे खुशी है। लेकिन इस प्रकार की जिद से नुकसान किसका हुआ? कोई बिका एक भी किलो 100 रुपए किलो कहीं गांव में? नहीं, हमें लेकिन उनको आह्वान करने की क्या जरूरत थी? नुकसान तो किसान का किया ना वो 5 दिन। और मेरा तो ये कहना कि अच्छा ही होता अगर मान लो आप लोगों की सहमति उसमें थी, आप खरीद लेते, सबको पिलाते फ्री में जाकर के, आप खरीद के ले लेते, कुछ वो तो हो जाता ना, कि कुछ भला उनका किसानों का भी हो जाता, आपका भी हो जाता, पुण्य मिलता। नहीं होती, आप काम में आगे मत करो। देखिए, मेरा तो अब इतना ही लास्ट में कहना है कि इस आंदोलन में किसी को लाभ होने वाला नहीं। अगर आप इसमें कर सकते हो तो आंदोलन को बजाय उकसाने के इसको खत्म करने में मदद करो। अरे भाई, जो आप कर रहे हो, तो ये भड़काई तो रहे और क्या? भड़काना यही होता है और क्या होता है? भड़काना और क्या होता है? हुड्डा साहब, मैं आपको अपील यार ये ताजन साहब, ये बिल्कुल ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। ये जो व्यवहार आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, देखिए मुझे मजबूर मत करें, मुझे मजबूर मत करें। कुछ नियम है, कुछ सदन की। मैं कह सकता हूँ कादयान साहब, आपको मैं नियम कर सकता हूँ, बाहर भी निकलवा सकता हूँ, आपको सामने रख करके मैं बाहर भी निकलवा सकता हूँ। अध्यक्ष के माध्यम से, मैं अध्यक्ष के माध्यम से आप तक एक बात पहुंचाना चाहता हूँ, आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। नहीं तो अगर नहीं जाएंगे तो फिर निकलवाना भी पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको संबोधित कर, अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको संबोधित कर रहा हूं कि जो आंदोलन चल रहा है ना, ऐसा मत समझना। नहीं, आंदोलन उसी कार्ड से है। नहीं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। एक बात सुन लो, मैं बात समाप्त कर रहा हूं। नहीं, धमकी नहीं, मैं तो आपको एक आगाह कर रहा हूं। आपको मैं आगाह कर रहा हूं कादयान साहब, आपको अध्यक्ष जी के माध्यम से आग लगाने वालों को नहीं है इसकी खबर। कहां इसकी खबर है कि रुख हवाओं का बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये रुख बदलेगा, और अगर रुख बदल गया तो कहीं नहीं रहोगे। समाप्त। अब मैं अंत में एक ही बात कहने जा रहा हूं कि चाहे आप उकसा रहे हैं नहीं उकसा रहे, इसका तो विवाद हो गया। आप कहते हैं हम उकसा नहीं रहे, हम कहते हैं उकसा रहे हैं, विवाद है। इस विवाद का फैसला जब होगा तब होगा। लेकिन इतना ध्यान रखें कि प्रदेश के हित में नहीं है। और खास करके जब चैलेंज की भाषा बोली जाती है, वो चैलेंज वो उचित नहीं है, क्योंकि चैलेंज किसको करना? नहीं,
अभी तो संवाद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे सब लोग। संवाद के लिए तैयार हो तो संवाद हो। अब हम संवाद करने के लिए जब जाते हैं तो आपका नारा ये है कि भाई मत आने दो, मत घुसने दो। एक मिनट, इसमें संशोधन हो सकता है, नहीं होंगे। कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जो इन्होंने कहा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जो उन्होंने कहा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। देखिए, रास्ता लंबा है, रास्ता ये लंबा है। आपको कोई अगर गुमा है तो उसको निकाल दें। गुमा ये है, मैं क्या कह रहा हूं यार, इसको क्या हो गया? आपको गुमा है, हुड्डा साहब यार, इनको क्या, आपको गुमा है, आपको गुमा है, आपको गुमा है कि मेरी उड़ान कम है। आपको गुमा है कि मेरी उड़ान कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमान कम है। चलेंगे, खूब आगे तक चलेंगे। और ये मेरा हरियाणा का जो परिवार है, सदन इस का परिवार समय को सुखी रखना ये मेरा काम है। सब समाज को सुखी रखना ये मेरा काम है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे इंडस्ट्री का आदमी है। हर आदमी जो है मुख्यमंत्री जी। और अब अंत में मैं अपील करता हूं, सदन का समय 30 मिनट के लिए और अब मैं अपील करता हूं कि ये जो विपक्ष के द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव है, इसका सब लोग विरोध करें और इस अप्रस्ताव को भारी मतों से गिरा दें। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।